आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मुसलमान, जिनके वोट की दरकार तो सभी सियासी पार्टियों को होती है, यह साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन उन्हें टिकट देने से लगातार इनकार भी किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा है? दरअसल 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात को लेकर के सरगर्मी उरूज पर है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी जमातों के उम्मीदवारों के चेहरे भी साफ होते जा रहे हैं, लेकिन इन चेहरों में अगर मुस्लिम चेहरों की बात करें, उन्हें तलाशें तो वो ना के बराबर ही नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने कुल 459 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन इन 459 उम्मीदवारों में मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद महज 4 है। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने 131 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी 2 फहरिस्त जारी की, जिसमें महज इक्का दुक्का मुसलमान पर ही भरोसा जताया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी सूबों में मुसलमान वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। तो फिर क्यों सियासी जमातों को मुसलमानों के वोट की तो दरकार होती है, लेकिन उन्हें क़ियादत सौंपने में कंजूसी बरती जाती है? क्या मुसलमानों का सिर्फ सियासी इस्तेमाल ही किया जाता रहेगा? सियासी पार्टियां टिकट देने में मुसलमानों से किनारा क्यों कर रही हैं? इन्हीं सवालात के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और मौजू पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ खास पैनल भी। लेकिन कई तरह की बातें सामने आती हैं। अभी जो मौजूदा तस्वीर ये दिख रही है कि जब मैदान में मुस्लिम उम्मीदवार उतरेंगे ही नहीं, तो असेंबलीज में वो पहुंचेंगे कैसे? इक्का दुक्का की तादाद में अगर 1-2 जो मैदान में उतरते हैं वो हार भी गए, तो फिर वैसे ही मुस्लिम क़यादत कहीं ना कहीं सिफर होती जा रही है। ये बात असेंबली की है, लेकिन अगर हम संसद की बात करें, ऐवान की बात करें, तो वहां पर भी ये बहुत बड़ा एक तरह से बहस का मौजू है कि इस वक्त मुस्लिम क़यादत कितने लोगों के हाथ में है और मुस्लिम नुमाइंदगी ऐवान में कितनी है। अब अगर आने वाले वक्त में इसी तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद ही घटती जाएगी, तो फिर मुसलमानों की बात करने वाला और मुसलमानों की क़यादत करने वाला कौन बचेगा? क्योंकि जो पार्टियां हैं वो तो उन पर भरोसा जता नहीं रही। इन सब के बीच मुस्लिम वोटर्स के लिए भी एक बड़ी पशोपेश की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो जाएं तो जाएं कहां और किसकी तरफ अपना वोट डालें, क्योंकि हक राय देही तो है उनको, लेकिन वोट डालने को लेकर के जब उन्हें अपने में से कोई उम्मीदवार नजर नहीं आता, तो थोड़ी सी पशोपेश वाली सूरत हाल आ ही जाती है। बहरहाल तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और इस अहम मुद्दे पर, इसके तमाम अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव साहब हैं, तो साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब मौजूद हैं, तो सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा और सटीक जवाब दें, न कि मुद्दे पर इधर उधर गोलमोल बात करें, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवाल पर गोलमोल जवाब देकर के बढ़ने लगते हैं, बचने लगते हैं। लेकिन हमारी अपने नाजरीन के तय अहम जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बासर बहस करें, न कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर अपने अपने सियासी एजेंडास को सेट करने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज के बहस की शुरुआत करते हैं। और बातचीत की शुरुआत जयराम विप्लव जी मैं आपसे करना चाह रहा हूं, लेकिन शुरुआत करूं उससे पहले हम सभी मेहमानों को यह बता दें कि बहस के पहले हिस्से में आप सभी को अपनी बात रखने के लिए 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा। 2-2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद बहस ओपन होगी। विप्लव साहब, क्या दिक्कत है? हिंदुत्व का कार्ड तो समझ में आता है और हिंदुत्व की राजनीति तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम क़यादत जमीन पर दिखाई ही ना देती हो। सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज करना है, वोट भी नहीं लेने हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, टिकट का प्रश्न है। और टिकट केवल मुझे लगता है कि मेरी पार्टी और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा टिकट केवल और केवल लोगों के संगठन की जो उनकी क्षमता है और लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है, हमारे जो भी नेता हैं जो क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेकर के ही टिकट कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि चुनाव में जीत और हार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। और इस देश में आपको यह भी देखने की जरूरत है कि इतने सालों से केवल और केवल मुस्लिम जनता को ठगने का ही काम किया गया, केवल उनको लॉलीपॉप दिखा करके।
उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए कितना काम हुआ। और इससे पहले अगर 2-4 टिकट कुछ पार्टियों ने केवल और केवल दिखावे के लिए उनको दिया तो उससे जमीन पर कितना लाभ हुआ। आप विभिन्न प्रकार के आयोगों की रिपोर्ट मुस्लिम समाज के बारे में आज देश के पटल पर लगातार आती रहती है और उन रिपोर्ट में आप साफ देखेंगे कि बीते 70 वर्षों में किस प्रकार से शिक्षा, रोजगार और तमाम ऐसे क्षेत्र में उनको पीछे धकेला गया और केवल मुस्लिम समाज का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि उन्हें क़यादत दे दीजिए, तो फिर वो आगे आएंगे, उनके लोग उन्हें आगे लाएंगे। उनको आगे लाने के लिए उनको शिक्षा, रोजगार, तमाम क्षेत्र में सरकार जहां भी है हमारी, उनके लिए बराबर हक दे करके काम कर रही है। हम ये देख करके तो अपनी योजनाएं और अपने कार्यक्रम नहीं चलाते कि ये योजना मुस्लिम को जाएगी और ये योजना जो है केवल हिंदू को जाएगी। और अल्पसंख्यक मंत्रालय भी जो हमारे केंद्र सरकार के तहत काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेकर के आया है। और अभी आपको बताऊं कि नई मंजिल एक कार्यक्रम के तहत 650 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। चलिए मैं आता हूं, लेकिन यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा कि आप जरा ये बताइए कि आप तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं जो कि आरएसएस की भी एक विंग है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आरएसएस बहुत कुछ तय करता है जमीन पर। जब सियासी बीजेपी जो है सियासी माथापच्ची करती है टिकट बंटवारे को लेकर के, किसको क़यादत देनी है, हर चीज पर ये अब कोई दबी छिपी बात नहीं है, सीधे तौर पर लोग जानते हैं कि आरएसएस का बहुत दखल होता है। क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुसलमानों की क़यादत की बात करता है, रहनुमाई की बात करता है, उसको ऐसे वक्त में आगे आकर के एक दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मुसलमानों को क़यादत तो दीजिए, कम से कम एक आवाज आपकी तरफ से आए, लगे कि हाँ वाकई आप मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपने कहा कि बिल्कुल सीधे सवाल का सीधे जवाब देना है, मैं इस पर बात रखूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा कि क्यों क़यादत नहीं मिली मुसलमानों को। इसलिए नहीं मिली कि जब देश आजाद हुआ और चुनाव 2 मिनट में ही कहिएगा सारी। हाँ बिल्कुल, जो पहला चुनाव हुआ उसमें वहीं से तुष्टीकरण का खेल शुरू हो गया। मौलाना आजाद साहब को जब चुनाव लड़ाने की बात आई कांग्रेस की तरफ से, तो सबसे पहले उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम बाहुल एक सीट ढूंढिए, और मुस्लिम बाहुल सीट ढूंढने का वहां से उन्होंने शुरुआत करी तुष्टीकरण में। उसके बाद मैं अब एकदम से आ जाता हूं 1986 शाहबानो के केस में, किस तरीके से हम फिर वही पुराने गड्ढों की ही आप याद दिला रहे हैं। आपको क़यादत तभी समझ में आएगी कि आखिर मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात आपको क्लियर बताऊंगा कि कहां पे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या दे रही है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि शाहबानो में किस तरह से इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, सबने देखा है। दंगों का इतिहास कांग्रेस का सबने देखा, तुष्टीकरण का। मुसलमान के नाम पे 5 मुसलमान नेता दिए, किसी को कोई बहुत बड़ा रोल नहीं दिया। हमेशा उन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ सिर्फ वोट बैंक की तरह एक इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब आइए हमारे यहाँ, देखिए हम लोगों ने जब से काम करना शुरू किया है, अभी भारत भर में आप यकीन माने कि 22 राज्य हैं। 22 राज्य के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो अभी एक राजस्थान में मंत्री हैं, आसाम में एक मुस्लिम एमएलए हैं, और 22 राज्य के कम से कम 50 मुसलमान इस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। ये भी इसी सरकार और इसी 4, 5, 6 साल की उपलब्धि है मुसलमानों के लिए। नहीं तो हिंदुस्तान में कांग्रेस के वक्त में वही 4-5 चेहरे हमेशा घूमते रहते थे। अच्छा, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में ये बात आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में हमने एक टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, टिकट नहीं दिया। उसके बाद जब वहां सरकार बनती है तो एक मुसलमान चेहरा मंत्री के रूप में दिया जाता है। ये सबका साथ सबका विकास का होता है। आपको बताऊं, अब स्कीमें देख लीजिए, उज्ज्वला आपको योजना पूरा देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, और पूरी की पूरी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की स्कीम मैं आपको दूसरे सेगमेंट में जरूर समझाऊंगा। लेकिन मैं सर इन सब के बीच में ये भी जरूर देखूंगा कि आप यहां पर देखिए एक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यही रवैया हो तो आपके भी हाथ मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो। बहरहाल मैं बढ़ता हूं आगे, और दहलवी साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, बातें हो रही हैं, कांग्रेस का कोई यहां पर नुमाइंदा नहीं है हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस का भी इसको लेकर के रवैया क्या है, और कम से कम फेहरिस्त जो सामने आ रही है वो हमें सब कुछ दिखा रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 चेहरे दिखते हैं कांग्रेस को। तेलंगाना में हम चले जाते हैं, अब तक 75 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, तकरीबन 2 या 3 नाम ही हैं जो कांग्रेस को नजर आते हैं, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। आखिर क्यों ऐसा है कि मुसलमानों से वोट तो हासिल करना है, वोट की दरकार तो है, लेकिन टिकट से इनकार है? कमियां क्या मुसलमानों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे यासिर साहब ने कहा 47 में क्या हुआ, एक वो अलग मुद्दा था।
मुस्लिम सियासत और हिंदुस्तान की जो तकसीम ख़ुद मजहबी और दो कौमी नज़रियात की बुनियाद पर हुई, और उसके बाद हिंदुस्तान में जो सियासत का रुख था वो किसी हद तक 72, उसके बाद 86 और फिर लगातार तब्दील होता गया। और मुझे कहने में कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात में जो सेकुलर का जो सियासत है वो धुंधली पड़ रही है। और मैं ये अगर कहूँ कि धुंधली पड़ती सेकुलर सियासत में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है वो खुद मुसलमान हैं, ये हमको समझना चाहिए। अब उसके अंदर जो लोग खुद अपने आप को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा अलंबरदार मानते थे, क्या वो खुद इलाकाई पार्टियां हो या कौमी सियासी जमातें हों, उन्होंने भी किसी हद तक नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की कोई पहली मिसाल नहीं है। मध्य प्रदेश आप देखिए कि इससे पहले भी जब वहाँ पे दिग्विजय सिंह वजीर आला थे तो 10 साल ऐसे रहे कि वहाँ एक भी आदमी नहीं जीत के आता था। लेकिन मेरा कहना यह कि कांग्रेस ने जो कुछ करा, अगर कोई कांग्रेस का यहाँ तर्जुमान उसको जवाब देना चाहिए कि क्या बुनियादी वजह है कि आप लगातार नज़रअंदाजी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तादाद लगातार घट रही है। भोपाल जो अपने आप में अहद पारीना के अंदर मुसलमानों का बड़ा मरकज रहा, मध्य प्रदेश में वो क्यों नज़रअंदाज हुए हैं, राजस्थान में वो क्यों नज़रअंदाज हो रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। तेलंगाना में क्यों नज़रअंदाज, का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मेरा सवाल मुल्क के मौजूदा निज़ाम से है, भारतीय जनता पार्टी और RSS से है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि जो आपका पुराने नज़रियात थे जिसमें आपने अंदरूनी तौर से जिन लोगों को इस मुल्क की सालमियत और इसके कल्चर के लिए खतरा साबित करने की कोशिश की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको लगातार ये चाहते हो कि आप उसको जो है माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, आप उनको सिलेंडर तो देना चाहते हो, आप उनको कूपन तो देना चाहते हो, लेकिन सियासी निजाम से आप उनको अलग करना चाहते हो। जो ये जो पुरानी रविश थी कि साहब इनका वोट देने का हक भी छीन लिया जाए, और ऐसे में सिस्टम से भी दूर रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए और मुसलमानों को भी अपने आप को नजरअंदाज होने से बचाना चाहिए। जीबीआर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जात का कितना ज्यादा अहम किरदार होता है कि हाँ भाई कौन किस बिरादरी से आता है ये भी हम जानते हैं, लेकिन कौन किस मजहब से आता है ये भी सियासत में बाकायदा ठोक बजा कर देखा जाता है। लेकिन क्या मुसलमानों के पास अब अपना कोई रहनुमा नहीं है? ठीक है, लेकिन क्या एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो ये भी नहीं सोच सकते कि आखिर वो वोट किसको दे, सिर्फ मजबूरी में जाएंगे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, अपने में से उनको अपना कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा? क्या ये एक प्रोपेगेंडा के तहत सभी सियासी जमातें उनको अलग थलग कर रही हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा विडंबना है। ये विडंबना ऐसी विडंबना है, ये पार्टियां जो अपनी नीयत बनाती है पहले से, शुरुआत से बनाती है, बीच बीच में बदल देते हैं। पिछली 5 साल हम देखें तो पिछली 5 साल में ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने सबकी साथ भी चली थी, सबकी साथ विकास, लेकिन ऐसी बात अब दिखने के लिए तो नहीं मिल रही है। हर चीज में दिखे हरियाणी की ये तो दिखेगा भी नहीं, इसीलिए नहीं दिखेगा। एक पक्का अपना समाज के ऊपर एक ऐसी विडंबना दिख रही है जो आप सब लोग ये बात कह रहे हैं, जो दिखने के लिए दोनों चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान से देखने के लिए मिल रहा है। तो उस हिसाब से तो मैं तो साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, ये एक नियत ऐसी है, राजनीति में एक ऐसा नियत होता है, अपना अपना नियत के हिसाब से बदल लेते हैं। लेकिन ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इस तरीके से बातें नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी से आज मैं सारा जितने भी ये मुल्क का अपने पक्ष रखते हैं वो सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये मौका देंगे या नहीं देंगे, ये किस तरीके से राजनीति किस स्तर पे ये चढ़ाते हैं, वो मैं उनकी उद्यत के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहता हूँ जी। लेकिन ये ऐसी चीज तो कोई आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अपनी जनता के ऊपर, जो जनता की संख्या के ऊपर निर्भर होकर करना होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए उन सब की जो हक है उसका हक के लिए लड़ सके, लड़ाई कर सके और उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनकी भावनाओं को। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा कूल बिंदु है। इस बिंदुओं को उस साथ खिलवाड़ करना, तो इसकी जिम्मेदारी तो सर सबकी कहीं ना कहीं सभी एक तरीके से इसकी जिम्मेदारी से नहीं, जिम्मेदारी का तो मानती है। ये कह रहे थे ना, हम तो सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे। कहानी ऐसा है ना, सच और असच के बीच का फैसला है, वो तो दिख रहा है। पिछले 5 साल का अलग था, अभी ये दोनों देखना पड़ रहा है हमें। अनुराग सर, क्या वाकई सबका साथ सबका विकास की जो बात हो रही है, इस स्कीम्स में तो सबका साथ सबका विकास कर दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि ठीक है हम ये देख करके नई स्कीम का फायदा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, या फिर मजहब
कौन सा मजहब का कौन सा शख्स है जिसको इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन क़यादत में जाहिरी तौर पर तो सामने किया जा सकता है ना सबका साथ सबका विकास। क्या यह जरूरी है कि टिकट ना दो फिर उसके बाद वजीर बना दो? इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूं इसको, जरूर सर। कि एक 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज ये स्थिति आ गई कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जब कैंडिडेट होगा वो वहां पे उसका लोकसभा या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी उस कम्युनिटी के साथ न्याय होगा। हम इस सिचुएशन में पहुंचे क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी का अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो, ये जरूरी नहीं होना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद, इवन आजादी के पहले से, डे 1 से ये चीज होती रही कि राजनीति में तरह तरह के एक वो ब्लॉक्स बना दिए गए कि ये कम्युनिटी है, ये इस पार्टी को बिलोंग करती है, ये सिस्टम में घुस गया, ये सिस्टम में घुस गया, ये प्रोसेस बन गया। फिर जब टिकट बंटने के नौबत आई तो वहां पे जब पैनल्स बैठते थे वो पूरे लिस्ट लेके बैठते थे, ये कम्युनिटी इतनी है, ये इस और आज भी हर सेफोलॉजिस्ट सर इसी की बुनियाद पर अपना आंकड़ा पेश करता है। अच्छा, अब अगर आप दूसरी तरह से आए कि आपने मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन की है, उसकी बात कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य ही था ये देश का कि हर कम्युनिटी या उसके कोई ना कोई राजनीतिक दल या उसके कोई ना कोई एक माउथपीस कोई ना कोई मिल गया। लेकिन मुसलमानों के साथ दुर्भाग्य रहा कि उनके पास उनका कोई ऐसी पार्टी जो उनके बिहाफ पे बोल सके वो नहीं बनी, और कांग्रेस ने उन वोट बैंक को उसे वोट बैंक बना के हाईजैक करके और इतने साल चलाते रहे। अब स्थिति आज की तारीख में यह बन गई है कि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से उनको लाभ नहीं होगा, तो आज वो एकदम से यू टर्न ले रहे हैं। आज कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है उसकी लड़ाई चल रही है। चलिए, एक अकलियत की, जैसा कि देलवी सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पहले की जो पॉलिटिक्स होती थी उससे बिल्कुल अलग होकर के आज हार्ड पॉलिटिक्स की तरफ से सभी सियासी पार्टियां जा रही हैं, और जाहिर सी बात है अक्सरियत जिसके साथ होगी उसी का इक्तिदार होगा। जो मुल्क की अक्सरियती जो आवाम है वो जिसका साथ दे देगी उसी का इक्तिदार आ जाएगा, और इसी को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियां अपनी हिकमत अमली बना रही हैं। तो आज का मुद्दा में आज हम बात मुसलमानों की क़यादत, उन्हें टिकट देने को लेकर के किस तरीके से सियासी पार्टियां नजरिया अख्तियार करती हैं उस पर कर रहे हैं, और इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले यह भी हमें समझना होगा कि इस बार की अगर हम लोकसभा की बात कर ले तो 1957 के बाद पहली बार ऐसा है कि मुसलमानों की तादाद लोकसभा में सबसे कम है। 1957 में 23 मुसलमान संसद में चुनकर पहुंचे थे, तो इस बार महज 22 मुसलमान ही संसद तक, लोकसभा तक पहुंचे हैं। यह भी अपने आप में कम संजीदा पहलू नहीं है। हम जरा इसको और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। और जयराम साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए ये तमाम बातें हैं, आपने कह दिया कि हाँ स्कीम्स बनाएं, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, बात वही है जो देलवी सर कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एहसान लगाएंगे लेकिन आप उनको क़यादत नहीं देंगे। तमाम चीजों में अगर आप उनका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी सबका साथ दिखाइए। फिर अभी एक बात स्पष्ट रूप से आपको बताने की आवश्यकता मैं समझता हूं अभी कि देखिए कुछ बिंदुओं पर हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने की जरूरत है। कितना रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज को मिला है? अरे वाह, 15 साल की बात है, याद आ गया आपको? नहीं, 15 साल की बात याद आ गया आपको? चिल्लाना चाहते हैं? चिल्लाने, अरे बात पूछे तो बात गलत है। 15 साल मध्य प्रदेश में, ठीक है सर, बात आ जाए जीवीआर साहब, एक एक बात आती जाए। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? जीवीआर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्या कर रहे थे कल बैठ के मुसलमानों के बीच में? वो कौन सी राजनीति कर रहे थे? वो तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था। जीवीआर उसको बोलिए। कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार आने दो, संघ को सेटलमेंट कर देंगे। संघ के साथ क्या करेंगे ये कमलनाथ ने कल बोला है। आप इसमें कुछ कहेंगे? आज मुकर भी गए, लेकिन ये तो कांग्रेस की स्टाइल से मुझे सवाल सुना, सवाल तो आपने कर दिया, जवाब तो सुन लीजिए। भाई बात हो रही है 15 साल के अंदर ये आप ऐसा कम्युनिटी को पूरी तरह वो आपने यूज किया। ये कह रहे थे मूल बिंदु के ऊपर बात करें। हाँ, क्या मूल बिंदु आधार कम हो जाता है क्या? मूल बिंदु आधार कम हो जाता है? 100% जो है 0%
में आता क्या है? मुस्लिमों ये क्या बात कर रहे क्या हो? उनकी मुस्लिमों सीट के कितना है अधिकार बताओ? की बात, नहीं, ये- उनके साथ न्याय की ना, ना, बात क्या बात कर रहे हैं? केवल मुसलमानों कोई की मुस्लिम किस तरीके जनप्रतिनिधि से ही बात कर है? सकता है वो क्या? अपनी बात तो रखो ना, और फिर बिंदु को बात करो। फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस पर भी विमर्श होना चाहिए यहाँ पर कि आप एक चीज बताइए, अगर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में और वहां पर कुछ कम तादाद में हिंदू रहते हो और वहां पर मुस्लिम जनप्रतिनिधि है, तो क्या उन हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा वो जनप्रतिनिधि का नहीं करेगा? क्या एक आपने ऐसा हुआ कहा है, आप एग्जाम्पल देके बताइए। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कुछ मैं नहीं करेगा। उदाहरण कह रहा हूँ सर, एक ना आप इस प्रकार से धर्म के आधार पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं आ रहा हूँ विप्लव साहब और जीवीआर सर, मैं आ रहा हूँ जीवीआर सर, मैं आ रहा हूँ जीवीआर सर और विप्लव साहब ठीक है, मैं आता हूं। क्या दिलवी सर, ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई मुद्दे पर बात हो रही है? क्या एकदम अलग नहीं बात की जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब क्या है? देखिए, दोनों जितनी भी सियासी पार्टियां, मैं तो वही कह रहा हूं, ये बहलाने वाली बातें हैं हर किसी की। भाई, इस मुल्क में दलितों के लिए सीटें रिजर्व हैं, ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं, वुमेन रिजर्वेशन की बात होती है, वुमेन रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन मुझको यहाँ तक के एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट आज तक हम रोक के रखते और हैं। सर जो बात करते हैं वो कितना देते हैं, ये भी एक बात ये है। भी अपने आप। लेकिन मैं इनमें 3 बातें बहुत अहम जो हमको सबको समझनी। पहली चीज तो ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों को एक अंदाजे के साथ बड़ी पूरी, जिसको कहते हैं ना, एक साजिशी कहूंगा, नजरअंदाज करने की कोशिश की और वो इसीलिए प्रोपेगेंडा वर्ड आज यूज तक किया था। पहुंचा गया। अब आप मुझको देखिए, इस मुल्क के अंदर महमूद मदनी जैसे कद्दावर शख्सियत चुनाव लड़ती है और हार जाती है, उनके भाई मौदूद मदनी चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। और एक जमाना ऐसा था जिसके सिर्फ यासर ने कहा कि मौलाना आजाद गुड़गांव से चुनाव लड़ते हैं, नॉमिनेशन पटियाला हाउस में करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझको सरकारी काम बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूं तो मुझको जिता दीजिए। एक जमाना वो भी था ये। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो जिसकी तरफ हमारे सहाफी साहब ने निशानदेही कही है, देखिए, मुस्लिम सियासत को कई तरीकों से तबाह किया गया। पहली चीज तो ये, इसमें समाजवादी और बीएसपी भी लगातार, मैं वहीं आ रहा हूँ जी वहीं, इसमें समाजवादी और बीएसपी भी शरीक है। हमने जब उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू करा, बायोडाटे में हमने, आपको याद होगा 2014 के बायोडाटे पे CSDS ने एक पूरा जो है एक तरीके से तहकीक की। आप सुन के हैरत करेंगे, जो हमारे बायोडाटाज होते हैं, जो हिंदुओं में मैं कह रहा हूं होते थे, वो मुसलमानों में भी हो गए। ये अंसारी है, इसका वोट कितना है, इसकी बरादरी, इसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कुरैशी वोट कितना है, मुसलमान नहीं रह गया, वो भी उसके भी एक चीज ये हो। दूसरी चीज ये हो जिसकी तरफ बीजेपी बार बार कहती है कि साहब आप भाई देखिए, किसी भी मुल्क के निजाम में, जमहूरी निजाम में वोट देना, चुनाव लड़ना और जीत के आना, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। आप क्या, एक बेहतरीन शख्सियत थी जो सबसे कम उम्र के अंदर जो है यानी मरकजी काबीना के वजीर बने, जिनको शाहनवाज हुसैन कहते हैं। आज मुझको बताइए, बीजेपी में 10 चेहरे ऐसे हैं, आज यहाँ यासर भी बैठे हुए हैं, आप मुझको बताइए कि आपने कौन सा किसके साथ कोई अच्छा काम कर दिया? जवाब सबको देना पड़ेगा। और आप ये मत कहिए कि आप जहां से जीतेंगे, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूं, मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं और मैं अपने इख्तियार को किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता। और एक आखिरी बात, मुस्लिम समाज, एक आखिरी सुन लीजिए सर, जस्टिफिकेशन बाद में दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आखिरी बात, मुस्लिम समाज को भी ये सोचना होगा, ये मैं कह रहा हूं, हो सकता है यासिर इसको और हमारे आपने एक दफा आपको बात को घुमा रहा हूं, नहीं घुमा नहीं रहा, जिस जगह मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है, मैं जीवीआर जिस जगह मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है, क्या वजह है कि वहां 10-10, 15-15 लोग जाके खड़े हो जाते हैं और फिर पूरी कोशिश होती है कि जो भी मेनस्ट्रीम पार्टी हो वो वहां से ना जीत पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू 341 से निकाल बाहर कर दिया था, ये हिंदुस्तान जानता है। मैं बार बार जो तुष्टीकरण कहता हूं, आप देखिए कि अभी आप जो पैकेज दिखा रहे हैं उसमें भी 4 मुसलमान कैंडिडेट हैं, 434 सीटें आ चुकी हैं। 3 भाजपा ने दिया है, 3 भाजपा ने दिया है, 2 दिया है हैदराबाद में और 1 दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं मानता कि वो उससे बहुत बड़ी क़यादत मुसलमानों की कोई सामने आ जाएगी। लेकिन आपको सोचना होगा कि हम अभी तक कहां थे। हम आजादी के बाद क्या मुसलमान, आज हमारे साफी साहब ने ये बात कही कि मुसलमान आज ये हालत हो गई है कि मुसलमानों के पास जो बड़ी क़यादत रही है, मौलाना देखिए, मुद्दे पे बात कर रहा हूं मैं, मुद्दे पे कांग्रेस की जो चाल रही है ना, चाल चरित्र चेहरा मुसलमानों को लेकर रहा है, मुसलमानों को लेकर मैं इस लहजे पे आना नहीं चाह रहा हूं। जीवीआर हिंदुस्तान के मुसलमानों को खत्म करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को फावड़े, कुदाल और खेतों तक महदूद करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। जब उसने मौलाना आजाद के साथ इंसाफ नहीं किया, जब शाबानों के साथ इंसाफ नहीं किया, जब उसे जरूरत पड़ी 1972 की, मौलाना साहब बात कर रहे थे,
तरीके से डिबेट बिल्कुल फेल रही है। अरे इसमें उसने डिबेट को बढ़ाना उसने यूथ के बारे में नहीं सोचा, उसने मुसलमानों पार्टी के मसला कहाँ से आ गए? मुसलमानों के रोजगार के बारे में नहीं सोचा, एक बड़ा एजुकेशनल हब नहीं दे पाए, सर सैयद अहमद खान नहीं पैदा कर पाए, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं दे पाए, इनके पास सिर्फ सलमान गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल जैसे पोस्टर बॉय थे जिन्होंने अपने घर को बहुत बड़ा किया और आम मुसलमानों को गरीब कर दिया। आप बीजेपी कौन सा पोस्टर बॉय के बाहर है? मैं आ रहा हूँ, ठीक है यासिर साहब आता हूँ, मैं यासिर साहब आता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है यासिर साहब, गिरियाल साहब, ठीक है गिरियाल साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा सर। ठीक है, होल्ड जयराम, ठीक है जयराम जी, ठीक है जयराम जी और यासिर साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जयराम साहब, ठीक है जयराम साहब आहिस्ता, ठीक है गिरियाल साहब, ठीक है किसने किसको इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने मुस्लिमों को ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, आप तीनों के पास आऊंगा, चलिए ठीक है, मैं आप तीनों के पास आऊंगा। लेकिन यासिर साहब, आप ये बात कह रहे थे, मैं अनुराग सर के पास जाऊं उससे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूं कि आपने कहा कि फावड़े और कुदाल तक जो है कांग्रेस ने महदूद कर लिया। लेकिन कांग्रेस तो चलिए ठीक है, जो भी करती होगी उसकी जो भी अगर साजिश है तो है, लेकिन वो साफ लहजे में नहीं कहती है। हमने वो भी तस्वीर देखी है कि जैसे ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, एक एग्जीक्यूशन में जाते हैं और वहां पर एक मुस्लिम शख्स पत्थर दिखाता है तो वो ये कहते हैं कि तुम लोग यही काम करो, तुमको यही सूझता है। जाहिर तौर पर तो ये हार्ड डिस्क ठीक नहीं है, और मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए देलवी साहब। रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मैंने तो नहीं देखा। देलवी साहब इस बात को बताएंगे बेहतर तरीके से। मैं पूछ लेता हूं कि इस तरह की कोई अगर बात आई होती तो हम लोग भी डेली सर बहुत डिबेट हुई सर, उस पर पूरी तरह से सर मीडिया में है, मीडिया में थी सर। आपने अपने हिसाब से चीज को नहीं नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं थी। आपने सवाल वो आपके मतलब की बात नहीं थी सर। एक बड़े मौलाना ये कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान बम बनाता है और मुसलमान बीफ खाता है। आपने सवाल किया, एक मुसलमान बिल्कुल हमेशा सवाल होता है, मीडिया सवाल करती है सर कि मुसलमान, हम सवाल करते हैं मुसलमान होना चाहिए, तो आप सवाल नहीं करते। मैं यासर ने बात की और बीजेपी प्रवक्ता भी बड़े जोश में कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या करा, और जिस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं सर उस बात को भी कम से कम आप कोट करते कि क्या है सच्चाई की बात। इस मुल्क के 3 बड़े बयानात हैं जिसको आप तारीख कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जी सर, आ रहा हूं बस। जिसको तारीख कभी नजरअंदाज नहीं करती। राजीव गांधी के बयान को तो बीजेपी और संघ हमेशा कहती है बड़ा पेड़ गिरेगा तो जलजला आएगा, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि गुजरात के अंदर जो बयान दिया गया था कि ये जो राहती कैंप है ये सिवाय बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री के सिवा और कुछ नहीं है, हमको इसको भी याद रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा इस सबके सामने। मेरा कहना यह है कि जिसने जो कुछ करा उसको छोड़िए। आप मुझको बताइए, गुजरात पूरी दुनिया में आपका मॉडल था, आप मध्य प्रदेश आपके लिए पूरा मॉडल रहा। आप गुजरात में टिकट नहीं देते थे, कश्मीर में आप क्यों देते? क्योंकि आपकी मजबूरी है। मध्य प्रदेश में आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको आरिफ अकील के खिलाफ किसी को उतारना है। तेलंगाना में आपको देना पड़ेगा कहीं। हमारा कहना ये जो मेन स्ट्रीम में आपके साथ लोग खड़े थे, मजबूरी आपका एक अकेला आदमी जो दो मरतबा लोकसभा में जीत के आता है। सवाल तो ये है कि जो जीते वो उम्मीदवार थे उनको क्यों? और एक आखिरी बात, हबीबुर रहमान जैसा व्यक्ति जो 2 मरतबा जीता, क्या वजह है कि आपने उसका टिकट काट दिया? तो जवाब तो आपको भी देना ठीक है। मैं आ रहा हूं, मैं यासिर साहब आऊंगा, देखिए हबीबुर रहमान पे कह दूं, अगर एक हबीबुर रहमान का टिकट नहीं कटा है, बीजेपी के जो हिंदू एमएलए भी हैं उनके भी टिकट कटे हैं, तो आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से टिकट को ना देखें। चलिए आपने अपनी बात कह दी, चलिए आप उस नजर से देखते हैं ना, आप उस नजर से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुराग सर देखिए, आपने जो पॉइंट कही थी कि एक जो ढर्रा बन गया है सियासी निजाम का, वोट देने का, टिकट देने का जो एक पैमाना बन गया है, वो क्या है हम सभी जान रहे हैं। लेकिन जो दावे होते हैं, अपीजमेंट की बात होती है, लेकिन फिर साथ में सबका साथ सबका विकास, या फिर कांग्रेस भी सबकी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन असल में प्रैक्टिकल वे में क्यों नहीं दिखती? फिर अगर कयादत की बात करें तो क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है कि मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स नहीं, या फिर उनके अंदर से कोई ऐसी कयादत डेवलप ही नहीं हो पाई जो जीत सके? क्योंकि जयराम जी ने कहा था कि जीत और हार तय होनी चाहिए, जो जीत सकेगा उसको लेंगे, तो क्या मुसलमान जीत ही नहीं सकते? देखिए, अब ये जिस तरह से वोटों सीट जब डिसाइड होने लगती है तो एक बड़ा विचित्र सा कैलकुलेशन होता है। यहाँ सभी बैठे लोगों को मोस्टली पता होगा इसमें, और बहुत सारे दर्शकों को भी पता होगा कि
इस कम्युनिटी का है, स्पेशली जब क्षेत्रीय दल इन्वॉल्व होते हैं वहां तो और भी ज्यादा बहुत ही गंदे खेल हो जाते हैं कि ये कम्युनिटी तो हमारी है ही है, तो इसका कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अगर एक यादव बहुल क्षेत्र है तो उसमें बहुत चांसेस ये होते हैं कि जो समाजवादी पार्टी अगर उनके परिवार का वो नहीं है तो यादव कैंडिडेट नहीं होता, क्योंकि वहां पे ये उनका होता है कि वो तो वोट हमारे अपने हैं ही हैं, जो दूसरी कम्युनिटी वहां पे जो दूसरा बड़ा वोटर है उसकी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं सर, और मैं इस पर सर जीवीआर सर आपके पास भी आना चाहूंगा। देखिए इस वक्त जो मौजूदा दौर है, हम ये सब जानते हैं कि जो मौजूदा इख्तिदार है वो हिंदुत्व के एजेंडे को भी लेकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास भी है, लेकिन हिंदुत्व का भी एजेंडा है। या फिर जिस तरीके से हार्डेस्ट कभी कभी तमाम वजीरों के भी बयान आ जाते हैं, या फिर मॉब लिंचिंग, या फिर तमाम चीजों की बात आ जाती है कि भाई जो हिंदू तंजीमें हैं उनसे जुड़े हुए नुमाइंदगान का थोड़ा अपीजमेंट भी होता है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस अब ये समझने लगी है कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट से तो मुसलमान भागेगा ही भागेगा, जाएगा कहां, हमारे पास आएगा, हम टिकट दें या ना दें उसके पास रास्ता नहीं बचा है। नहीं, ऐसा है ना, मैं अभी भी इनके साथ में मैं यही बहस कर रहा था। एक पार्टी की अपना अपना नियत होती है, अपने हिसाब से जो काम करना चाहिए, वो जैसा टिकट बांटे, वो क्षेत्रीय दल जैसा उन्होंने अनुराग साहब ने बताया था उस तरीके से एक अलग है पूरा है। लेकिन मैं उससे अलग देख के बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो कम्युनिटी के हिसाब से जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिशा निर्देश दिया गया है, उस हिसाब से माइनॉरिटीज के साथ एक चाहे 15 साल हो, जब 20 साल हो, 25 साल हो, जिस तरीके से राजनीति हो रहा है एक पर्टिकुलर, उस राजनीति के ऊपर मूल बिंदु पे ये बात करना चाह रहा है। जो मूल बिंदु ये है वो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके ऊपर टिप्पणी ये करना नहीं चाह रहे हैं, और वो ये नहीं करना चाहता। अब बोलने नहीं दोगे तो कैसा होगा? अब बोलने नहीं दोगे, आप अपने हिसाब से बोलना चाह रहे हो। जो प्रोसेस है जीवीआर सर, प्रोसेस की बात आप बोल रहे हो सर। सर ठीक है, आपको कहना चाहिए आप अपने हिसाब से बहस करना चाह रहे हो, मैं अपनी देश की जनता के हिसाब से बहस कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर मेरी बात ठीक है, मैंने रोक दिया सर, मैंने रोक दिया जीवीआर साहब, मैंने रोक दिया। ठीक है जयराम साहब, जयराम साहब एक मिनट, जयराम साहब, जयराम साहब यासिर साहब आ रहा है, तू मैं ही उलझ जाएगी बात। जीवीआर साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। जयराम साहब ठीक है, जीवीआर साहब ये बताइए, जो प्रोसेस की बात आ रही है, तो प्रोसेस तो फिर अभी 1-2 दिन में या 1-2 साल में नहीं बना ना, ये प्रोसेस तो बहुत लंबा वक्त हो गया है और वो धीरे धीरे इस ढर्रे पर आए, जैसा कि अनुराग सर कह रहे थे। तो क्या उसके पीछे पुरानी क़यादत या फिर मुल्क में जो इख्तिदार में रही पार्टियां वो जिम्मेदार नहीं है? फिर पूरा जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो तभी तो कह रहा हूं, मैं पार्टी की जब बीजेपी कांग्रेस इस बात के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से अपना जो मतलब साधा गया, वो मतलब से वो यही मुद्दा यही है। मतलब मेरी मतलब क्या है? नहीं तो जो मेरी मैं इस पर सर रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन मतलब नहीं है तो मध्य प्रदेश की कहानी क्या है, और तेलंगाना का कहानी क्या है, राजस्थान की कहानी क्या है, छत्तीसगढ़ की कहानी क्या है, कहानी कहाँ बैठता है? कोई कहानी में सर डिटेल हो जाएगी बात, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। दिलवी साहब, ये जो बात मैंने उनसे पूछी कि क्या टेकन फॉर ग्रांटेड मुसलमानों को लिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी साफ तौर पर यह जाहिर भी करती है उसकी पॉलिटिक्स में मुसलमान का कहीं ना कहीं कोई वजूद नहीं दिखता है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास मॉरल ग्राउंड पे किया जाता है, लेकिन वोट हासिल करना या नहीं करना है उनको वोट की परवाह नहीं है कि मुसलमान वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये दिखता है, ये कहने वाली बात नहीं है। इसके साथ में सर क्या इसी का फायदा उठा करके सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, यह सोचते हुए कि ये जो मुल्क की मुस्लिम आबादी है वो तो हमारे साथ आएगी ही आएगी? देखिए, पहली चीज तो हमको मानना चाहिए सॉफ्ट और हार्ड हिंदुस्तान की जो बात है, ये हर एक अपनी जो नजरियात से लोग उसको कह सकते हैं। कांग्रेस जब इख्तिदार में थी, आप जानते हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और बीजेपी को कहता हूं कि गली में सड़क यानी छोटी सी गली बनने से लेकर आईएनएस को जो है समुद्र में उतारने तक हिंदू विधि विधान के मुताबिक पूजा होती थी, कभी किसी को एतराज नहीं होता था, क्योंकि आप उसको एज ए कल्चर पेश करते थे, आप मुसलमानों को चिढ़ाते नहीं थे। आपने जो करा, आप हिंदुओं को बता रहे हम ये काम पहली मर्तबा कर रहे हैं और मुसलमानों की जिद पे कर रहे हैं, इसलिए सॉफ्ट और नरम हिंदुत्व की बात आपको या सब हिंदुत्व की बात आई। दूसरी चीज, एक 89 के बाद से और 96 के बाद से, बाबरी मस्जिद के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, नहीं लगने लगा कि साहब अब मुसलमान जो है वो इलाक़ात में बढ़ेगा, कौमी सतह पर उसका नजरिया कुछ होगा। उसने हमेशा स्ट्रेटेजिकल तरीके से जो है एक मनसूबाबंद तरीके से हिंदुस्तान की क़यादत में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और अगर संघ को आप यानी पूरे तरीके से जो कहते हैं साहब वही जिम्मेदार है, नहीं, सेकुलर पार्टी अपने आप को नहीं बता सकती हैं। अगर हार्ड हिंदुस्तान बना है
तो सोट हिंदुता के नाम पर मुसल सेकुलर जो देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि सेकुलर सियासत जो है लगातार मादूम हो रही है, कमजोर पड़ रही है। आज अखिलेश यादव को बताना पड़ा मैं विष्णु का भक्त हूं, आज राहुल गांधी को जो मंदिर जाना पड़ रहा है, आज आपको ये कहना पड़ रहा है कि हमसे बड़ा मैं सर अगर ये बात कहूं कि क्या मुसलमानों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह आज निकाल दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सऊद आखिरी बात, इसके साथ साथ हमारी मुस्लिम क़यादत ने भी हमारे साथ वफा नहीं की। हमने क्या छलबाजी शुरू, शायद सबसे बड़ी बात यही है। आखिर में हमने अब इन 2 सालों में हमने क्या कहना शुरू कर दिया, साहब आइंदा 10 साल तक हम सिर्फ बात करेंगे तालीम की, हम बात करेंगे तिजारत की। किसी भी कौम को किसी भी जमहूरी निजाम या उसके जमहूरी निजाम ना भी हो, जब आप उसको सियासी और समाजी निजाम से अलग कर देंगे, उसकी हैसियत एक ऐसे पत्थर की हो जाएगी जिसको ना आप खुदा कह सकते हैं, जिसको ना आप संघ कह। और इसी पर मैं यासिर साहब आपसे रिएक्शन चाहूंगा, जो कि आप बात कह रहे थे कि स्कीम्स का फायदा सबको मिलता है, लेकिन अगर आप सियासी तौर पर या फिर सिस्टम में उसको नुमाइंदगी नहीं देंगे तो उसका मतलब भी कोई नहीं है। नहीं, नुमाइंदगी देखिए, जब से सरकार आई है, आप तमाम में पहले भी सारे राज्यों की बात करिए कि जहां पे दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, बहुत सारी जगहों पे उनकी कोई बैठ नहीं डेमोक्रेटिक तौर पर कोई आया हो। जिस गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है कि वहां विधानसभा में नहीं पहुंचा, लेकिन 220 के आसपास वहां के पार्षद हैं मुसलमान, वो भी एक इतिहास है। इससे पहले कभी कांग्रेस के भी इतने ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। लोअर लेवल पे आती है बात, नगर पालिका जो है भाजपा की मुसलमानों ने बना दी। आप देखिए, मैं फिर इस हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन मुसलमान भाइयों ने, जिन मुस्लिम दानिश्वर ने, जिन मुस्लिम कायदों ने कांग्रेस पे एहसान किया था, आज कांग्रेस उनको धोखा दे रही है, उनसे छल कर रही है। आप देखिए इस 5 इलेक्शन में मुझे हैरान नहीं तो आप जो 4 साल से सरकार में आई है, आप कार्यकाल देखिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, आप जाके देखिए कितना मुसलमानों के लिए वहां काम हुआ है, किस तरीके से खाड़ी के देशों के साथ जो समझौते उनके वक्त में हुए किसी ने नहीं किया। वो ये सारी चीजें मैं काउंट अगर कराने हो, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं अगर उसकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो स्कीम है उसके बारे में बताऊं तो वो जमीन पे उतर के काम हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मेरा अब भी जीवीआर से और मौलाना साहब से बहुत संजीदगी से ये सवाल है कि मौलाना साहब, कहीं आपको ये लगता नहीं है कि आपको धोखा दिया कांग्रेस ने? आपने जी जान लगाए, आपका मतलब कि जितने भी मुस्लिम अच्छे स्कॉलर रहे, अच्छे लीडर जो बनने की कोशिश में लगे रहे, उन्होंने अपने सर माथे पे कांग्रेस को उठा के रखा, लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी मौका नहीं दिया। कांग्रेस को जब फर्रुखाबाद में जब कांग्रेस को टिकट देने की बात आती थी, उन्होंने सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे, गुजरात में टिकट देने की बात आती थी तो अहमद पटेल दिखाई देते थे, और जम्मू से अगर टिकट देने की बात होती थी या मुंबई में जाके सवाल के ऊपर सवाल पूछते कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया। सवाल क्या नहीं है ना, जवाब से भी इख्तिसार के साथ बात यह है कि जिसने भी वफा करी, यही मुल्क था जहां अनवर तैमूर हो, जहां आपके जो अब्दुल गफूर हो, जहां बरकतुल्लाह खां हो, जहां अब्दुल रहमान अंतुले हो, जहां पे एमएचओ फारूक हो, जहां पे ऊपर फारूक अब्दुल्ला हो, यानी 8 नोटो वजीर आला कांग्रेस के जमाने में भी रहे। मैं कांग्रेस का तर्जुमान नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, उन्होंने हिम्मत दिखाई, सुन लीजिए, कि उन्होंने वजीर आला तक बनाए। अब आप सुन लीजिए, आ रहा हूं, फिर आप और यार रहमान को किस तरीके से हटाया, ये भी मुसलमान आप सुन लीजिए ना, फिर आप दे दिए। हमारा कहना मामला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, मामला ये कि सियासी निजाम में मुसलमानों के ताल्लुक से आप क्या कर सकते हैं। आप जो इस नजरिए को बार बार कह रहे हैं लोअर तरीके से वो आ गए, जीत गए, हमने उनके लिए स्कीम्स लेके आए, हमने फला चीज उनके साथ कर। हालत तो अब ये है कि आप क्या गिरिराज सिंह जैसे वजीर कहते हैं हमें तो आपके वोट की भी जरूरत नहीं है, यानी आप तो सियासी निजाम से बिल्कुल काटना चाहते हो। और हम कांग्रेस की, हमसे मतलब मुसलमान, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी सेकुलर पार्टियों के साथ इसलिए नहीं जाते हैं। अगर बीजेपी भी कल ये बात है हम उसके साथ भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे दस्तूर का जो बुनियाद है जमहूरियत और सेकुलरिज्म, हम उसके साथ उनके साथ जाते हैं। जिस दिन आप ये कहना शुरू करोगे हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। उनको उससे बीजेपी से एतराज नहीं है, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, राष्ट्र की बात अगर यासिर साहब ने कई कोशिश की है, बात कर रहे हैं कि आखिर मुल्क में मुसलमानों को क़यादत देने से सियासी पार्टियां कतरा क्यों रही हैं। हम तमाम तरह की बात कर रहे थे और क़यादत को लेकर के भी हमने तमाम तरह से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों ऐसा नजर आने लगा है सियासी पार्टियों को कि मुसलमान जो कैंडिडेट है वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन क्या इन सब के बीच आवाम की भी कहीं ना कहीं कोई गलती है? मुस्लिम आवाम को लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके अंदर बेदारी की जो कमी है, या फिर वो खुद आगे नहीं आ रहे, कुछ ऐसी बातें हैं क्या? इसको भी जरा हम आखिरी मरहले में तलाशने की और टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से यासिर जिलानी साहब ने तमाम पॉइंट्स रखने की कोशिश की थी, आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई एक जमहूरी तौर पर हर, चाहे वो
किसी भी वजह से कोई तबका पीछे है तो उसको आगे लाने की जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है मॉरल तौर पर, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ रही हो? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर उसका कहीं कम्युनिटी हो, देश हो, मतलब कोई भी आप सेगमेंट ले लीजिए, अगर उसके वहां कोई समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जो उसके लोग हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और जो चूंकि उनकी समझ में प्रॉब्लम होती है तो उनकी जो लीडरशिप होती है वो गलत होती है। जो नेता होता है वो उसी का तो प्रतिबिंब होता है जो समाज सोच रहा है। अगर आज हमारी पूरी भारत देश की लीडरशिप को हम ये कहते हैं कि खराब लोग आए हैं या गलत लोग आए हैं, अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो हम ही ने तो गए, हम ही ने उनको चुन के भेजा है। तो वो अगर गलत है, उससे ज्यादा गलत हम है क्योंकि हमने उनको भेजा है। तो यही अप्लाई होता है मुस्लिम कम्युनिटी पे कि जो उन्होंने लीडरशिप बनाई वो लीडरशिप उन पे इंपोज हुई या उन्होंने खुद क्रिएट करी, वो गलत। ये सर खुद आए ही नहीं, वो सिर्फ तिजारत में रह गए या फिर किसी और चीज में रह गए, वो इधर सिस्टम में आने में कहीं ना कहीं कतराते रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लीडरशिप बनी, उन्होंने अपने फायदे के लिए या फिर वो डाइवर्टेड रहे, क्योंकि कांग्रेस की जो 70 साल की राजनीति, उनको लगा कि सिर्फ हमें कोई रहनुमा मिल जाए और काम हमारा चलता रहे। जीवीआर सर। नहीं, बट मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं जहां ये इनके साथ ऐसा है ना, ये एक नियत होता है पार्टी का, अपना अपना नियत। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है ये है, पर्टिकुलर ये कम्युनिटी की चक्कर में हम किस तरीके से इनको, क्या इनकी रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से इनको देखा जा रहा है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करके छोड़ दिया जा रहा है, ये बात थी, मूल बिंदु यही थी। ठीक है इस्तेमाल सर, अब वक्त बिल्कुल है नहीं। अब आखिरी मरहले में हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे और फाइनल कमेंट के लिए मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, तमाम तरह की बात तो कह दी गई, आपने आईना दिखाया कांग्रेस को, लेकिन क्या खुद के भी गिरेबान में झांका? नहीं, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे पानी है। सुन लीजिए, ठीक है, आपका 30 सेकंड। हमने तो सच्चर कमेटी की बात नहीं करी। कांग्रेस को आईना दिखाती हुई सच्चर कमेटी कभी लागू नहीं कर पाया। आप लोग की सरकार 10 साल लगातार रही। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अरे खुद की पैरों के नीचे पानी है, जिसकी खुद की पैरों में पानी है। सर, ये फाइनल कमेंट है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है जीवीआर सर। ठीक है कि आप मुसलमानों के लिए क्या स्कीम लेके आ सकते हैं, कैसे मुसलमान जुड़ेगा, कैसे मुसलमान का यकीन जो है आपके साथ लेकिन क्या बनेगा। क्या आप देखिए कि हमारे जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने 3 दिन के अपने जो इजलास में किस तरह की बात मुसलमानों को लेके करी, ये भी हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। बड़ी बात, ये भी बात सही है कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व की भी एक तरह से करना होगा। ठीक है, तवज्जो नहीं किया, उसका भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। लेकिन जयराम साहब, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक छोटी चीज तो है, आप पोस्टर बॉय की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी सिर्फ पोस्टर बॉय ही बना रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूरे चर्चा का सार मैं अपनी ओर से बताना चाह रहा था कि 2014 के चुनाव के साथ ही एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत इस देश में हुई। 2014 के चुनाव प्रचार में ही नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश भर में घूम घूम करके लोगों से जब समर्थन मांगा तो उन्होंने एक सर्वसमावेशी विकास की बात की, जिसमें तुष्टीकरण और पक्षपातपूर्ण रवैया जो था उसको मुक्त एक विकास देने की संकल्पना उन्होंने देश के सामने रखी। सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है, किसी तबके से 5 नहीं। साल में डेवलपमेंट की ओर हम बढ़े हैं। किसी का अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास। मैं इसी पॉइंट से आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात को सहमत नहीं हूँ। ये कह रहे हैं 4.5 साल में हमने इस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, लेकिन कभी इसके ऊपर कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता दृष्टिकोण उदाहरण बताइए। क्योंकि वो ये बात बार बार कहते हैं, ये बार बार कहते हैं विकास की रास्ते पे और मंदिर की रास्ते पे, और विकास रास्ते मंदिर आगे निकल गए, विकास पीछे रह गए। इनका तो ये साफ साफ इन लोगों की कहना है, ये कह नहीं पा रहे हैं, ये अपने अंदर यही है, ये लोग कह नहीं पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं, बस इतना ही फर्क है और उससे ज्यादा फर्क मेरे को नहीं। ठीक है अनुराग सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आने वाले वक्त में क्या मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं अंदर झांकने की जरूरत है? ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो अपना रिप्रेजेंटेशन, अगर आपकी बात कोई, अब एक बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप बहुत यहाँ सब सीनियर स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज को शायद समझेंगे और उस पर कुछ बात करेंगे। क्या अगर भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है तो क्या मुसलमान वोटर जाके उनको वोट देगा? बिल्कुल सही बात। या इतना ज्यादा अविश्वास भर गया है कि वो नहीं देगा, भले ही वो कैंडिडेट उनका जेन्युइन हो और वो जाके उनके अधिकारों की या उनके हक की बात करे। ठीक है, लेकिन वो विश्वास का रिश्ता बन गया। ठीक है, दिलवी सर, मैं इसी पॉइंट पर आपसे भी रिएक्शन चाहूंगा, जो बात अनुराग सर ने कही वो भी, और क्या मुसलमानों को खुद भी अंदर झांकने की जरूरत है? क्या आज के दौर में मुसलमान इस हैसियत में है कि ठीक है, हम बाइकआउट करते हैं, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है तो हम वोट ही नहीं देंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे एतमाद के साथ ये समझना चाहिए कि हम इस मुल्क के दस्तूरी और समाजी और सियासी जो हिस्सा है उसका एक नाकाबिल तंसीख हिस्सा है और हर हाल में इब्तिदा में हमको शामिल रहना है। और मैं एक बात कहता हूं कि हमको वोट देने का भी इख्तियार हासिल है, हमको उम्मीदवार खड़ा करने का भी इख्तियार हासिल है और हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी इख्तियार हासिल है। ये जो परेशानी है कि अगर कोई मुस्लिम यानी कोई जमात बनती है और ये कह दिया जाए कि साहब ये जो मुसलमानों के मुखालिफ है, इस नजरिए से भी वापस आना पड़ेगा। हमारे पास केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की मिसाल मौजूद है जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो लगातार चुनाव जीती और सरकारों का हिस्सा बनी थी, लेकिन आज हालत यह है कि जो भी मुसलमानों की बात करेगा आप उसको कमनल कह देते हो। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समझने की जरूरत यह है कि सियासी पार्टियां ये देखती हैं कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है और जीत और हार का पैमाना कहां सेट बैठता है। जरूरत है अपने अंदर भी क़यादत पैदा करने की और अपने अंदर भी कहीं ना कहीं झांकने की और अपने अंदर शमूलियत पैदा करने की, यह भी अहम बात है। बहरहाल आज का मुद्दा में बस इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।